दोस्तों, धूम्रपान और शराब आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, ये तो हम सब जानते हैं। इनसे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन आज के इस नए भारत में अगर कोई अपने खाने में स्वाद डालना चाहे तो वो भी आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो चुका है। 5 अप्रैल 2024 को हांगकांग के फूड सेफ्टी सेंटर की तरफ से पहली नोटिफिकेशन आई थी। इन्होंने MDH के 3 मसालों का नाम लिया, मद्रास करी पाउडर और सांभर मसाला। इसके अलावा एक एवरेस्ट का प्रोडक्ट फिश करी मसाला। इन सब में इथाइलिन ऑक्साइड की बहुत ज्यादा मात्रा पाई गई। एक ऐसा केमिकल है जिसके सेवन से कैंसर का डायरेक्ट लिंक है और कई देशों में इसका इस्तेमाल करना पूरी तरीके से बैंड है। सिंगापुर देश की फूड एजेंसी ने अलग से टेस्टिंग करी और एवरेस्ट के फिश करी मसाले में यही चीज पाई। 4 मई 2024 जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सिंगापुर, हांगकांग और मालदीव्स के देशों ने इन मसालों को अपने देश में बैन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नेपाल के देशों की फूड एजेंसीज अपनी अलग से टेस्टिंग करा रही हैं और जल्द ही वहाँ पर भी इन्हें बैन किया जा सकता है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। थोड़ा और गहराई से जांच करी तो पता चला पिछले 4 सालों में यूरोपियन यूनियन की फूड सेफ्टी अथॉरिटीज ने 500 से ज्यादा अधिक इंडियन प्रोडक्ट्स को या तो बैन कर दिया है या रिकॉल कर दिया है। 527 ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया फिर से। इनमें सिर्फ मसाले ही नहीं बल्कि हर चीज शामिल है, नट्स, सीड्स, हर्ब्स, स्पाइसेस, सीरियल्स, फल, सब्जियां, फ्लेवर्स, आइसक्रीम, थिकनर्स और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, पिछले 6 महीने में MDH ने जितने मसाले अमेरिका में भेजे, US कस्टम अथॉरिटीज ने उनमें से 31% मसालों को वापस भेज दिया। कहा कि उनमें सैल्मोनेला पाया गया है। ये एक बैक्टीरिया है जिससे फूड पॉइजनिंग होती है। दस्त लगना, फीवर आना, वॉमिटिंग और सीवियर केसेस में आपके नर्वस सिस्टम को भी चोट पहुंचा सकता है। हालत इतनी गंभीर है और ये सारी खबरें हमें सिर्फ इसलिए पता चल पा रही है क्योंकि दूसरे देशों की अथॉरिटीज अपना काम कर रही है। नहीं तो अपने देश में ना तो टीवी चैनलों में से दिखाया जा रहा है और ना ही सरकार की तरफ से कोई चेतावनी आई। अरे चेतावनी देना तो छोड़ो, मोदी सरकार ने पिछले महीने पेस्टिसाइड की लिमिट को 10 गुना बढ़ा दिया। जितना पेस्टिसाइड आपके मसालों में पाया जाना एक्सेप्टेबल है, उसे 10 गुना बढ़ा दिया गया है। 140 करोड़ लोगों की जिंदगियों के साथ यहाँ खेल खेला जा रहा है। यहाँ बात सिर्फ कुछ मसालों की नहीं है, ये खेल इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। आइए समझते हैं इस वीडियो में गहराई से कि ये कौन से केमिकल्स हैं जो पाए जा रहे हैं, क्यों पाए जा रहे हैं, क्या इसके पीछे असली कारण है और आप अपनी सेहत को बचाने के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ एक चीज मैं साफ कर दूं, इससे पहले कि कुछ लोग रोएं कि बार बार सरकार को क्यों बीच में लाते हो, हमारे पापा की इसमें क्या गलती है। यहाँ पर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। एवरेस्ट कंपनी से जब पूछा गया कि उनके मसाले ऐसे क्यों निकल रहे हैं तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि हमें तो नेसेसरी क्लियरेंसेस और अप्रूवल स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने ही दिया था। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? इंडियन गवर्नमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। इसके अलावा हमारे खाने में कैंसरस केमिकल्स हैं या नहीं ये जांच करने की जिम्मेदारी है FSSAI की, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। और ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, दूसरे देशों के फूड अथॉरिटीज भी उनकी सरकारों के अंडर आते हैं। और वो सारे देश कम से कम अपने देशवासियों की हेल्थ की परवाह तो कर रहे हैं, कम से कम ये तो कह रहे हैं कि आपका खाना खतरनाक है, इन मसालों से दूर रहो। हमारी सरकार के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। FSSAI की तरफ से इकलौता रिस्पॉन्स ये आया है कि हमें 20 दिन चाहिए इन मसालों की टेस्टिंग कराने के लिए, फिर हम देखेंगे कि ये हानिकारक है या नहीं। इन्हें 20 दिन चाहिए। यहाँ पर एक आम आदमी ने अपनी तरफ से टेस्टिंग करा ली और कुछ ही दिनों के अंदर टेस्ट रिजल्ट आ भी गए। और FSSAI वो यूनिट है जिन्होंने 20 दिन मांगे ये जवाब देने के लिए कि इसके अंदर इथाइलिन ऑक्साइड प्रेजेंट है या नहीं है। मेरा सवाल FSSAI से ये है कि अगर मैं 4 दिन के अंदर पता लगा सकता हूँ कि इसके अंदर कितना इथाइलिन ऑक्साइड है, तो आपको 20 दिन का टाइम क्यों चाहिए? इस रिपोर्ट को देखिए, एक ट्विटर यूजर ने खुद से डिसाइड किया कि वो एवरेस्ट के फिश करी मसाले को टेस्टिंग करने के लिए भेजेगा। उसने इसे फूड हाइजीन एंड हेल्थ लेबोरेटरी में भेजा। 23 अप्रैल को उसने 50 ग्राम मसाले का सैंपल भेजा और 26 अप्रैल को रिपोर्ट तैयार भी होकर आ गई। क्या पाया गया? इस मसाले में इथाइलिन ऑक्साइड की मात्रा 7.57 मिलीग्राम पर किलोग्राम की कॉन्सेंट्रेशन में मौजूद है। इसकी लिमिट है 0.1 मिलीग्राम पर किलोग्राम, यानी कि ये लिमिट से 70 गुना ज्यादा मात्रा में कैंसर कॉजिंग केमिकल मौजूद था। क्या ETO? ये एक फॉसिल फ्यूल का बाय प्रोडक्ट है जिसके इंडस्ट्रियल यूजेस बहुत सारे हैं, लेकिन जो यूज हमारे केस में रेलेवेंट है वो है स्पाइसेस की फ्यूमिगेशन में। फ्यूमिगेशन शब्द का मतलब होता है डिसइंफेक्ट करना या स्टेरिलाइज करना। जितने हानिकारक कीटाणु और बैक्टीरिया होते हैं खाने में उन्हें मारना। इथाइलिन ऑक्साइड का एक गैस के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। ये गैस
किसी भी मटेरियल की पैकेजिंग के थ्रू बड़ी आसानी से फ्लो कर जाती है और काफी आसान और एफिशिएंट तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है डिसइंफेक्ट करने के लिए। ये गैस अपने आप में कलरलेस है तो आपको दिखेगी नहीं, लेकिन फ्लेमेबल जरूर है ये, यानी कि आग लग सकती है इस पर। इससे ई कोलाई और सैल्मोनेला जैसे हार्मफुल बैक्टीरिया को मारा जा सकता है। साथ ही साथ फंगस के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फसल उगाते समय इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि मसालों की पैकेजिंग करते समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मसालों में इथाइलिन ऑक्साइड की बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है तो उस किसान की गलती नहीं है जो फसल को उगा रहा है, बल्कि उस कंपनी की जिम्मेदारी है जो पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट के दौरान और पैकेजिंग करने से पहले इथाइलिन ऑक्साइड का इस्तेमाल कर रही है। प्रॉब्लम स्टोरेज के वक्त आ रही है। ये एक बड़ा सिंपल सा फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो अलग अलग प्रोसेसेस बताता है जो इन्वॉल्व है इथाइलिन ऑक्साइड की स्टेरिलाइजेशन के दौरान। सबसे पहले प्री कंडीशनिंग होती है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर कंट्रोल चेक किया जाता है, फिर इस गैस के द्वारा स्टेरिलाइजेशन किया जाता है और फिर उस गैस की इवैक्यूएशन और गैस वॉशिंग करी जाती है। ये जो तीसरा प्रोसेस है इसका नाम है एरिएशन, और ये बहुत बहुत जरूरी प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पर इस केमिकल को वापस से बाहर निकालने का काम किया जाता है। नाइट्रोजन इंजेक्शन और वैक्यूम डी गैसिंग का इस्तेमाल किया जाता है इस केमिकल को खत्म करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी स्टेप पर प्रॉब्लम आती है। अगर खाने की स्टेरिलाइजेशन कर ली ईटीओ से, लेकिन उसके बाद इसकी एरिएशन ढंग से नहीं करी गई, तो केमिकल के कुछ ट्रेसेस खाने में बच जाएंगे। इससे कुछ और हानिकारक केमिकल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी, जैसे कि 2-क्लोरोइथेनॉल या इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन या इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये वही हानिकारक केमिकल्स हैं वैसे जो कफ सिरप्स में भी पाए गए थे। इसकी बात मैंने फार्मा फाइल्स वाले वीडियो में करी थी। वही कफ सिरप जिनकी वजह से बच्चों की मौत हो गई थी उज्बेकिस्तान में। और यही कारण है कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर इथाइलिन ऑक्साइड को ग्रुप 1 कार्सिनोजन की कैटेगरी में डालती है। इन्होंने 4 अलग अलग ग्रुप्स बना रखे हैं क्लासिफिकेशन के। ग्रुप 1 में वो चीजें हैं जिनसे फॉर श्योर इंसानों को कैंसर होता है। ग्रुप 2A में वो चीजें हैं जिनसे प्रोबेबली कैंसर होता है इंसानों को। ग्रुप 2B में वो चीजें हैं जिनसे पॉसिबली हो सकता है कैंसर इंसानों को। और ग्रुप 3 वाली चीजें नॉन क्लासिफाइबल है। तो ग्रुप 1 वाली चीजें सबसे ज्यादा खतरनाक है। कि लिस्ट देख सकते हो अलग अलग केमिकल्स की जो ग्रुप 1 में आते हैं। कई सारी चीजें आती हैं इसमें, जैसे कि कोयला, टोबैको, एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन, डीजल इंजन का एग्जॉस्ट, और इनमें से एक एंट्री यहाँ पर इथाइलिन ऑक्साइड की भी है। इसके बारे में तो ये तक कहा गया है कि इवन लो लेवल्स पर इथाइलिन ऑक्साइड से लिम्फोइड कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप इस गैस को इनहेल करते हो, इससे सेल्यूलर मटेरियल में आपके परमानेंट म्यूटेशंस हो सकती हैं, जो कि आपकी आने वाली पीढ़ियों में भी पास ऑन करी जा सकती हैं। यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इथाइलिन ऑक्साइड को लेकर। ना सिर्फ इन्होंने अपने सारे यूरोपियन देशों में कंप्लीटली बैन कर दिया इथाइलिन ऑक्साइड को, बल्कि ये भी कहा कि इंपोर्टेड चीजों में भी इथाइलिन ऑक्साइड बैन है। इस पॉलिसी में एक थोड़ा सा बदलाव आया था साल 2003 में, जब इन्होंने देखा कि इंपोर्टेड खाने में माइक्रोबियल कंटेमिनेशन का रिस्क काफी ज्यादा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि ठीक है, इंपोर्टेड खाने में हम बहुत थोड़ी सी मात्रा का इथाइलिन ऑक्साइड अलाउ करेंगे। इन्होंने एक मैक्सिमम रेजिड्यूअल लिमिट डिफाइन करी 0.2 मिलीग्राम पर किलोग्राम की। मतलब ईटीओ का इतना सा रेजिड्यू रह गया तो चलता है, लेकिन इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। लेकिन इस लिमिट को भी 2022 में यूरोपियन कमीशन ने और भी कम कर दिया। इन्होंने कहा 0.2 भी नहीं, 0.1 मिलीग्राम पर किलोग्राम नई लिमिट होगी। तो आज के दिन ईटीओ की इतनी एक्सेप्टेबल लिमिट है यूरोप में, और वो भी सिर्फ इम्पोर्ट किए जाने वाली चीजों में। जो चीजें यूरोप के अंदर बन रही हैं उनमें कम्प्लीटली बैंड है ईटीओ का इस्तेमाल। पिछले साल अप्रैल 2023 में इन्होंने ईटीओ की क्लासिफिकेशन भी बदल दी। इन्होंने कहा हम इसे फ्यूमिगेंट नहीं बुलाएंगे, हम इसे पेस्टिसाइड रेजिड्यू बुलाएंगे। इस डेफिनेशन को बदलने का मतलब था कि हर एक यूरोपियन देश के लिए ये मैंडेटरी बन गया वो अपने फूड सैंपल्स की टेस्टिंग कराए ईटीओ को लेकर। सिंगापुर की बात करी जाए, सिंगापुर की जो मैक्सिमम अलाउड लिमिट है इथाइलिन ऑक्साइड की, वो यूरोप से कहीं ज्यादा है, 50 मिलीग्राम पर किलोग्राम। इनके देश में फ्यूमिगेशन के तौर पर ईटीओ का इस्तेमाल करना अलाउड है, लेकिन जो लिमिट है इनकी 500 गुना ज्यादा है ये यूरोप की लिमिट से।